यस। चैप्टर नंबर 7, मोबाइल डिवाइस और स्मार्टफोन के साथ काम करना। यानी कि हमारा जो मोबाइल है उसको हम कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं और मोबाइल की चीज़ें कंप्यूटर में और कंप्यूटर की चीज़ें मोबाइल में ट्रांसफर भी कर सकते हैं। मोबाइल प्रौद्योगिकी ने हमारे काम करने का तरीका बदल दिया है और क्रांतिकारी परिवर्तन भी किए हैं। मोबाइल प्रौद्योगिकी में प्रगति के कारण लोग अब हमेशा एक दूसरे से जुड़े होते हैं और कहीं पर भी कभी भी किसी भी कार्य को शेयर कर सकते हैं। लोग अब मोबाइल के माध्यम से चाहे दिन हो या रात कार्य को शेयर कर रहे हैं, परस्पर सहयोग भी कर रहे हैं। इस अध्याय में हम मोबाइल के उपकरण, मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल के ऐप्स और राजस्थान के नागरिकों के लिए कुछ उपयोगी ऐप की चर्चा और अध्ययन करेंगे। हैंडहेल्ड डिवाइस के प्रकार। हैंडहेल्ड मतलब हाथ से चलाए जाने वाले उपकरण, जैसे कि आपका मोबाइल हाथ पे चलाया जाता है, हथेली पे रख के चलाया जाता है या हाथ में अंगुलियों से चलाया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं हैंड हेल्ड डिवाइस। कंप्यूटर को आप अंगुली पे रख के नहीं चला सकते, हथेली में रख के नहीं चला सकते, वो हैंडहेल्ड के अंतर्गत नहीं आता है। हैंडहेल्ड यानी कि हाथ से चलाए जाने वाले उपकरणों में पहला है आपका फीचर फोन। कीपैड वाला जो फोन होता है, कीपैड वाला जो फोन होता है उसको क्या बोलते हैं? फीचर फोन। इस पे नंबर आता है, उसको बोलते हैं फीचर फोन। उसके बाद है स्मार्टफोन, ये आप अच्छे से जानते हैं। इसमें एक डिस्प्ले आती है, इस डिस्प्ले के साथ पूरे कंप्यूटर मोबाइल को ऑपरेट किया जाता है, चलाया जाता है, चाहे उसका कीबोर्ड हो, चाहे उसके ऐप्स हो, चाहे उसका ऑपरेटिंग सिस्टम हो, चाहे कुछ और भी चीज हो। स्मार्टफोन के अलावा होता है टेबलेट। टेबलेट स्मार्टफोन से थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। और एक होता है फेबलेट, ठीक है। टेबलेट और स्मार्टफोन के बीच का जो डिवाइस होता है उसको बोलते हैं फेबलेट। वो भी टेबलेट के जैसा ही होता है लगभग, लेकिन इसका जो प्रोसेसर होता है थोड़ा लो होता है, जबकि टेबलेट का थोड़ा हाई होता है। तो ये सारे हैंडहेल्ड डिवाइस है, क्यों हाथ से चलाए जाने वाले उपकरण है। फिर है लोकप्रिय मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। लोकप्रिय मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब कंप्यूटर में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम काम में लेते हैं हम आज? विंडोज का कौन सा वर्जन? 11, ठीक है। और मोबाइल में भी 3 प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किए जाते हैं। पहला है आपका एंड्रॉइड, एप्पल और विंडोज। जो हमारा स्मार्टफोन होता है उसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम काम में आता है उसे आपके बोलते हैं एंड्रॉइड। ये एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो पूरे मोबाइल को ऑपरेट करने का काम करता है। जब भी पासवर्ड लग जाता है आपके मोबाइल के ऊपर तो आप कहाँ जाते हैं? दुकानदार के पास। दुकानदार क्या करता है? इस ऑपरेटिंग सिस्टम को हटाता है और नया डाल देता है, और उससे पहले वो आपसे एक बात कहता है कि इसके मोबाइल खरीदने के बाद जो भी चीज़ आपने इंस्टॉल करी है, चाहे फोटो हो चाहे वीडियो हो, वो आपका डिलीट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब होता है सारी सारी चीज़ें पहले जैसी हो जाएगी जब आपने कंप्यूटर वो परचेज करा था। जीरो। हाँ, ठीक है। तो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा एंड्रॉइड। गूगल ने बनाया है ये, आपके कंपटीशन के हिसाब से ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। गूगल ने एस्ट्रो नाम से दिसंबर 2008 में पहली एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम रिलीज किया था। कुछ समय बाद अगले अपग्रेड संस्करण वेंडर और कप केक भी जारी किए हैं। ये ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल है। निकाल दे। इसके बाद गूगल ने वर्णमाला क्रमानुसार किसी भी मीठे व्यंजन के ऊपर एंड्रॉइड संस्करणों के नामकरण को अपनाया है, ठीक है। उसके बाद अल्फाबेट्स के अकॉर्डिंग उन्होंने एक के बाद एक जो है ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते गए। उनका जो नाम है मिठाई के नाम के ऊपर रखा गया है। अन्य रिलीज डोनेट, एक्सक्लेयर, फ्रियो, जिंजर ब्रेड और हैनीकॉम्ब, आइसक्रीम, सैंडविच, जेली बीम और लॉलीपॉप, मार्शमैलो और नवीनतम एंड्रॉइड जो से नोगेट कहा जाता है। इसका क्वेश्चन आर में पूछा जाता है। सबसे नया ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल में कौन सा काम में लिया जाता है? नोगेट 7.0। कौन सा नोगेट? हाँ, से नोगेट, ठीक है। एंड्रॉइड की उत्तम विशेषताओं में शामिल सबसे बहुउपयोगी होम स्क्रीन, जहां यूजर अपने हिसाब से ऐप को रख सकता है, फटाफट आसानी से उपयोग कर सकता है। इसमें मल्टीटास्किंग के लिए सर्वोत्तम क्षमता होती है। मल्टीटास्किंग का मतलब आप गाने भी सुन रहे हैं और चैटिंग भी कर रहे हैं,
दो काम तीन काम एक साथ कर सकते हैं। प्रोग्राम को केवल स्वैप के द्वारा बंद करने की योग्यता भी ऑपरेटिंग स्वैप मतलब ऐसे स्वैप करा आपका जो मोबाइल है लॉक हो जाता है, ऐसे होता है। तो हमारा जो सबसे लेटेस्ट एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? नोगट, ठीक है। फिर है एप्पल आईओएस। एप्पल अगर आप फोन यूज करते हैं एप्पल कंपनी का, ठीक है, जिसे आईफोन कहा जाता है, तो उसके अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम आता है उसको बोलते हैं एप्पल आईओएस। बाकी सारे सैमसंग, बाकी सारे जितने भी सैमसंग हो गया, वीवो हो गया, उनमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम काम आता है वो एंड्रॉइड काम आता है। ये ओपन सोर्स होता है, कोई भी कंपनी खरीद के इसका उपयोग कर सकती है। इसको कोई भी कंपनी खरीद के उपयोग नहीं कर सकती, ये किसी को बेचते नहीं, अपने ही डिवाइस में उपयोग लिया जाता है, इसलिए वो महंगे होते हैं। एप्पल आईओएस मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एप्पल के आईफोन, आईपैड और आईपॉड को चलाता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें भी एप्पल के उपकरण डिवाइस है उनके अंदर यूज किया जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से विंडोज फोन भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया है, जो हमारे फोन के अंदर काम में लिया जाता है। कौन कौन से विंडोज होते हैं? तो वन होता है। विंडोज फोन एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। एक तो विंडोज होता है जो कंप्यूटर में यूज किया जाता है, विंडोज फोन नाम से एक ऑपरेटिंग सिस्टम छोटा होता है जो कि मोबाइल में यूज किया जाता है, विंडोज फोन नाम से। और कंप्यूटर में तो ज्यादा तो विंडो होता है। वो भी विंडोज ही होता है, ये भी विंडोज होती है। कंपनी बनाने वाली माइक्रोसॉफ्ट ही है, लेकिन इसका नाम उन्होंने दिया विंडोज फोन, सिर्फ फोन में यूज किया बस जाता है। डोज लगा दो। हाँ, डोज अलग चीज होती है बेटी, पीछे लगा है ना डोज, विंडोज इसमें भी तो विंडो की जगह विंडोज एस लगा दे। स्मार्टफोन पर गूगल प्ले को कॉन्फ़िगर करना। जब भी आप नया फोन खरीद के लाते हैं मार्केट से, तो सबसे पहले आपको अपना जीमेल अकाउंट ऐड करना होता है। वो कहाँ जाके ऐड करते हैं? सेटिंग में जाके करना पड़ता है, या फिर आपको कोई डाउनलोड करना हो ऐप तो भी वहाँ पर भी प्ले स्टोर में जाके आप अपना जीमेल ऐड कर सकते हो। वो जीमेल आपके पूरे फोन को ऑपरेट करने का काम करता है, ठीक है। उसी प्रक्रिया को बोलते हैं गूगल प्ले को कॉन्फ़िगर करना, अपना जीमेल ऐड करना और उसके बाद में प्ले स्टोर को एक्टिवेट करना। प्ले स्टोर से कोई भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड्रॉइड आधारित स्मार्टफोन पर अपने जीमेल अकाउंट को पंजीकृत करना गूगल प्ले को कॉन्फ़िगर करने के रूप में जाना जाता है। गूगल प्ले स्टोर तक पहुंच बनाने के लिए आपको गूगल खाते को पंजीकृत करना होता है, यानी कि अपना अकाउंट जोड़ना होता है। नया बना हुआ है तो ठीक है, नहीं तो नया बनाना पड़ेगा। आप अपने एंड्रॉइड स्मार्टफोन पर अपना गूगल प्ले खाता सेटअप करने के लिए निम्नलिखित चरणों का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। साइन इन पे जाके अपना जीमेल अकाउंट ऐड करेंगे, ओटीपी आएगा, ओटीपी डालेंगे, पेज नंबर 72 पे 72 पे इस प्रकार का स्कैन आ जाएगा। फिर यहाँ से आप क्या डाउनलोड कर सकते हैं? अपने जितने भी ऐप है, गेम है, वो डाउनलोड कर सकते हैं। एंड्रॉइड फोन पर ऐप को इंस्टॉल करना, ये जो स्क्रीन दिख रहा है यहाँ से आप अपने ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं, जैसा कि फोन में करते हैं, आप लोगों को अच्छे से जाता है। और वहां से आप क्या कर सकते हैं? अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं, परमानेंट हटा भी सकते हैं, और उसको एक्टिवेट भी कर सकते हैं, डिसेबल और अनेबल कर सकते हैं। डिसेबल करोगे तो वो काम नहीं करेगा, इंस्टॉल तो है, अनेबल करोगे तो काम करना स्टार्ट हो जाता है। राइट क्लिक करके दबाए रखते हैं, यानी एक बटन दबाए रखते हैं तो वो अनेबल और डिसेबल का ऑप्शन आ जाता है। ऐप वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना, जब भी आप गूगल प्ले को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, यानी कि जीमेल अकाउंट और ऐड कर लेते हैं, फिर इसको खोलते हैं तो बहुत सारे ऐप आपके सामने आ जाते हैं। उसी प्रक्रिया को ऐप वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना कहलाता है। कोई भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, उसके बारे में यहाँ से जानकारी भी ले सकते हैं। फिर है मोबाइल स्पेसिफिकेशन जांचना और आवश्यक कॉन्फ़िगरेशन करना। विशेषताएं जांचना मोबाइल के अंदर, और कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं वो सारी देखना सॉफ्टवेयर के। आप सेटिंग पर जा सकते हैं, अपने एंड्रॉइड स्मार्टफोन के कॉन्फ़िगर को देख सकते हैं अबाउट फोन पर क्लिक करके कि कितना रैम है, कौन सा प्रोसेसर है, कब बनाया गया मोबाइल है, कब नहीं है, वो सारा आप अपने फोन के बारे में रैम, प्रोसेसर स्पीड, सॉफ्टवेयर अपडेशन, फोन पहचान विवरण, नेटवर्क विवरण आदि पा सकते हैं। ऐसे कई उपयोगी मोबाइल गुप्त कोड है जो जिनका उपयोग करके आप सॉफ्टवेयर की जानकारी ले सकते हैं। जैसे फर्स्ट वाला जो है ना, *#1234# क्या काम आता है? SW वर्जन, पीडीएफ, CSC मॉडेम देखने के लिए काम आता है। ये अक्सर RSAT में पूछा जाता है, यानी कि सॉफ्टवेयर की अगर जानकारी अपने को चाहिए मोबाइल में तो आपको कौन सा कोड डालना पड़ेगा? *#1234 आप डाल, पढ़ना पड़ेगा, सारा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन पहले वाला याद रखना पड़ेगा। मोबाइलों के बीच में फाइल साझा करना, यानी कि एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में फाइल भेजने के लिए हम किसका उपयोग करते थे? ब्लूटूथ का। उसके बाद में आ गया शेयर इट, इस ऐप का उपयोग करके भी दोनों डिवाइसों के बीच में फाइल, यानी कि आपकी फाइल चाहे फोटो हो, चाहे वीडियो हो, चाहे ऐप हो, उसको इधर से उधर भेजा जा सकता है। शेयर इट दो या दो से अधिक डिवाइसों के बीच में फाइल को स्थानांतरित करने के लिए एक लोकप्रिय एप्लीकेशन में से एक है। कुछ वर्षों पहले लोग ब्लूटूथ का इस्तेमाल दो उपकरणों के बीच में फाइल को ट्रांसफर करने के लिए क्या करते थे, लेकिन ब्लूटूथ की जो ट्रांसफर दर बहुत धीमी है, यानी कि गति बहुत धीरे है।
धीरे धीरे चलता है। इसलिए लोगों को डेटा ट्रांसफर करने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता था या वेट करना पड़ता था, लेकिन अब शेयरइट विकसित किया गया है जो कि हमारे दूसरे अनुप्रयोगी की अपेक्षा फास्ट ट्रांसफर कर दर फाइलों को ट्रांसफर करने की इजाजत देता है। लेकिन आजकल क्या था, हर मोबाइल कंपनी अपना खुद का एक ऐप डाल देती है जिसके थ्रू भी आप दो डिवाइसों के बीच में फाइल को इधर से उधर भेज सकते इजी हैं। शेयर हाँ। शेयर इट। हाँ, बट अपने सिलेबस में शेयर इट है तो इसको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, ये क्या काम आता है, दो फाइलों का क्वेश्चन आता है आरएसएटी में, दो मोबाइल डिवाइसों के बीच में फाइल को साझा करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए कौन से ऐप का उपयोग करेंगे, वर्ड का करोगे कि एक्सेल का करोगे, शेयर इट का करोगे, तो वहां पे शेयर इट का करते हैं। उसके बाद है देखो शेयर इट कैसे काम करेगा, पेज नंबर 75 पे दिखा रखा है, दोनों मोबाइलों के बीच में वो ऐप होना चाहिए यानी कि इंस्टॉल होना चाहिए, फिर आप कनेक्शन करके सेंड वाला ऑप्शन का उपयोग करके आगे वाले को भेज सकते हैं, आगे वाला उस चीज को क्या करेगा, रिसीव्ड करेगा। रास्ता खोजने के लिए गूगल मैप का भी आप उपयोग कर सकते हैं। गूगल मैप भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग क्या कहाँ किया जाता है, जगह कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना उस गूगल मैप का उपयोग कर सकते हैं। गूगल मैप एक सुविधाजनक विश्वसनीय उपयोगी उपकरण है जो उपयोगकर्ता को एक स्थान से किसी दूर भी चुने गए गंतव्य के लिए अपना रास्ता खोजने के लिए त्वरित आसान बना देता है। बहुत सारे लोग जब कंपटीशन देने के लिए जाते हैं तो स्कूल कहाँ है, सेंटर कहाँ है नहीं पता है, तो गूगल मैप में उसका नाम डाल के छोड़ देते, फिर आप बाइक से, बस से, ट्रेन से जैसे जैसे जाते हैं आपको पता चल जाता कितनी दूरी पर आओ है। पहले ऐसी सुविधा नहीं थी, तो पहले ड्राइवर से पूछना पड़ता था कहाँ तक पहुंचे हो। अब ऐसी सुविधा तो आपको किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, मोबाइल में खोल के आप खुद देख सकते हैं कहाँ चल रहा है। एक स्थान ढूंढना, एक स्थान को भी ढूंढ सकते हैं उसका नाम डाल के, जैसे अजमेर कहाँ है तो अजमेर दिखा देगा और यहाँ से कितनी दूरी है वो भी दिखा देगा, कहाँ कहाँ होकर रास्ता जाएगा, कितना समय लगेगा, वो सारी चीजें दिखा देगा। पेज नंबर 76 पे जूम भी कर सकते हैं, जूम इन भी कर सकते हैं, यानी कि मैप को बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। दिशाएं प्राप्त करना, आप डायरेक्शन भी चूज कर सकते हैं कि लेफ्ट में टर्न कब लेना, राइट में टर्न कब लेना। आजकल तो वो वॉइस भी आती है, आवाज भी आती है, लेफ्ट टर्न, राइट टर्न, कितने मीटर पे आपको टर्न लेना, वो सारा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। ब्राउजर से आप मार्ग प्रदर्शन कर सकते हैं और ये सारी चीजें आप मोबाइल में भी कर सकते हैं और लैपटॉप कंप्यूटर में भी कर सकते हैं। और यहाँ पे पेज नंबर 76 पे लास्ट में दिखा रखा, आप उसी जगह जहां आपको जाना, जैसे अजमेर जाना है तो अजमेर जाने के लिए आपको कार से कितना समय लगेगा, ट्रेन से कितना, पैदल जाओगे तो कितना, साइकिल से जाओगे तो कितना, और फ्लाइट से जाओगे तो कितना समय भी वो अनुमानित बता देता। पहले ऐसे कुछ सुविधा नहीं थी, तो पहले दूसरे जो पहले जाके आए तो उसको पूछना पड़ता था अजमेर कितना दूर है, ऐसा। अब ये सारी सुविधा है तो आप उसका उपयोग कर सकते हैं। सेटिंग पैनल, मोबाइल के सेटिंग पैनल पे जाके ये सारी जो टॉपिक दे रखे इनका उपयोग कर सकते हैं। पहला है ब्लूटूथ। ब्लूटूथ क्या काम आता है, एक डिवाइस है, उपकरण है जो अपने मोबाइल में इंस्टॉल होता है, सारे मोबाइल में, जो क्या काम आता है, दो मोबाइलों के बीच में फाइल को ट्रांसफर करने का काम करता है। जीपीएस पूरा नाम इसका आरएसएटी में पूछा जाता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, यानी कि ग्लोब पर इस टाइम में आपका डिवाइस कहाँ है, आप कहाँ पर अवेलेबल है, इसी से आपको ट्रैकिंग की जाती है। मोबाइल डेटा, ठीक है, मोबाइल डेटा क्या काम आता है भाई, मोबाइल डेटा ऐसा आइकन बना, इसको चलाने में काम आता ऐसा आइकन बना होता है, ये क्या काम आता है, मोबाइल में इंटरनेट को ऑन ऑफ करने के लिए काम आता है। अगर आपका रिचार्ज है तो आप उसको ऑन कर सकते हैं, रिचार्ज नहीं तो ये ऑन नहीं होगा, काम नहीं करेगा ऑन है तो। मोबाइल डेटा एक ऐसी सुविधा है जो आपको वायरलेस नेटवर्क वाईफाई की अनुपस्थिति में आपके सेल ऑपरेटर के माध्यम से इंटरनेट कनेक्शन सेवाएं प्रदान करता है। अगर आपके सिम में रिचार्ज है तो आप इसका उपयोग करके आप इंटरनेट चला सकते हैं बिना वाईफाई के। और फिर आगे है आपका वाईफाई। वाईफाई का पूरा नाम आरएसएटी में पूछा जाता है, वायरलेस फिडिलिटी, लिख लेना, वायरलेस फिडिलिटी। वाईफाई एक वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन है जिसका उपयोग आप अपने मोबाइल डिवाइस पर इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए कर सकते हैं। अगर मेरा वाईफाई ऑन है तो आपको क्या ऑन करना पड़ेगा, हॉटस्पॉट, तो मैं आपके जो इंटरनेट है उसका उपयोग कर पाऊंगा। वाईफाई का पूरा नाम वायरलेस फिडिलिटी। स्क्रीन, एक स्क्रीन लॉक सेट करना, मोबाइल पर आप स्क्रीन पे लॉक भी लगा सकते हैं। जब पहली बार कंप्यूटर मोबाइल बना था उस पर लॉक नहीं लगता था, डायरेक्ट खुल जाता था, अब उस पर लॉक भी लगते हैं। कितने प्रकार के लॉक है वो आपको आना चाहिए, पीछे दिखा रखे आपके, नॉन है ना, नन, यानी कि कोई लॉक नहीं है, जैसे आप बटन दबाओगे आपका मोबाइल लॉगिन हो जाएगा। स्वाइप यानी कि एक फोटो आएगा जो उसको स्वाइप कर सकते हैं, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, है ना। पैटर्न मतलब नो डॉट आते हैं जिसको आप क्या कर सकते हैं, पैटर्न बना सकते जोड़ के पैटर्न बना सकते हैं। पिन में क्या आएगा, हैं। इसमें कोई पिन नंबर आएगा, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर आएगा, यानी कि 0 से लेकर 9 तक के नंबर होंगे वो लगा सकते हैं। और पासवर्ड में कोई अल्फाबेट्स alphabet, और नंबर numbers दोनों
या अल्फा न्यूमेरिक दोनों ऐड कर सकते हैं। और आइकॉन्स भी लगा सकते हैं। हाँ, तो ये सारे तरीके हैं Add जिससे आप अपने मोबाइल पे लॉक लगा सकते हैं। मोबाइल हॉटस्पॉट को कॉन्फ़िगर करना, हम हॉटस्पॉट एक्टिव सेटिंग ऑप्शन पे जाके एक्टिवेट कर सकते हैं, जिससे कि आगे वाला हमारे इंटरनेट का उपयोग कर सकता है। ये आप लोगों को रोज आता है, क्योंकि आप लोग रोज करते हैं। वो नागरिकों के लिए कुछ उपयोगी ऐप है जिसका उपयोग हम कर सकते हैं। उमंग, उमंग का पूरा नाम अंडरलाइन करें आप, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, को इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय एवं राष्ट्रीय ई गवर्नेंस द्वारा विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य केंद्रीय और राज्य सरकारी विभागों और स्थानीय निकायों और निजी संगठनों द्वारा दी जाने वाली प्रमुख सेवाएं प्रदान करना है। ये एक एकीकृत दृष्टिकोण प्रदान करता है जहां नागरिकों को एक से अधिक सरकारी सेवाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए ऐप इंस्टॉल करनी होती है। उमंग का उद्देश्य भारत में मोबाइल प्रशासन को तेज करना है। जैसे अब आपको किसी ने बोला है कि मेरे को व्हाट्सएप पे ही मैसेज करना था, आपको व्हाट्सएप इंस्टॉल करना पड़ेगा। किसी ने बोला मैं तो आपसे इंस्टाग्राम पे ही बात करूंगा, तो आपको इंस्टाग्राम डाउनलोड करना पड़ेगा। किसी ने कहा मैं तो फेसबुक ही चलाता हूँ, तो आपको फेसबुक डाउनलोड करना पड़ेगा। तो 3 ऐप अलग अलग हो गए। उसी जगह उमंग ऐप वैसा काम नहीं करता है कम्युनिकेशन का। उमंग ऐप क्या काम करता है, जो भी सेवाएं है सरकारी सेवाएं एक जगह लेने के लिए एक ऐप काम आता है, जिसमें सारी सेवाएं एक साथ मिल जाती है। जैसे आप अपने आधार कार्ड का काम भी कर सकते हैं, डिजी लॉकर का काम भी कर सकते हैं, और भी कोई काम है, राशन कार्ड का काम है तो वो भी कर सकते हैं। तो सारा काम एक ही ऐप से आप कर सकते हैं। इसको आपको डाउनलोड करना होता है, डाउनलोड करने के बाद रजिस्ट्रेशन करना होता है, यानी कि ओटीपी आएगा वो डालना होता है। उस प्रकार से पेज नंबर 79 पे जिस प्रकार का इंटरनेट आता है, इंटरफेस आता है, वैसा इंटरफेस आपके सामने अवेलेबल हो जाता है। ये सारे ऐप है जिसका उपयोग आप कर सकते हैं, लेकिन एक उमंग डाउनलोड करने के बाद ये सारे ऑटोमेटिक आ जाते हैं। एम आधार ऐप, ये भी एक ऐप है जिसमें आपका जो आधार कार्ड है, आप लॉगिन करोगे तो आपका पूरा आधार खुल जाता है, आपका बायोमेट्रिक खुल जाता है, एबल डिसेबल आपकी स्थिति सारी जानकारी आप ले सकते हैं। कुछ छोटा मोटा चेंजेस करना तो वो भी कर सकते हैं एम आधार से। ये एक ऐप है जो अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके यूज कर सकते हैं। पीछे पेज नंबर पे फोटो दिखा रखा है, ऐसा ऐप आता है। डिजी लॉकर, डिजी लॉकर के जरिए भारत के कागज रहित तो शासन की ओर कदम बढ़ा लिए है। डिजी लॉकर एक बेहद सुरक्षित क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म है, यानी कि आपके डाटा को ऑनलाइन स्टोर करके रखता है, जो लोगों और संस्थानों को अपने सभी कानूनी दस्तावेजों को जारी करने, प्रमाणित करने, संग्रहित करने, प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है। डिजी लॉकर द्वारा दस्तावेजों का ऑनलाइन संग्रहण किया जाता है। सरकारी एजेंसियों द्वारा दस्तावेजों का स्वतः जारीकरण होता है। उपयोगकर्ता को इन्हें साझा करने से पहले दस्तावेजों पर इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर करने की सुविधा मिलती है। इससे कागजी दस्तावेजों को जमा कराने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। ठीक है, जैसे आपकी 10वीं की मार्कशीट 2013 के बाद में जो भी बच्चा स्कूल में पढ़ा है, कॉलेज में पढ़ा है, उसके सारा डाटा यहाँ पे अवेलेबल मिलेगा 2013-14 के बाद। ठीक है, आप जब RCT का एग्जाम दे देंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो आपकी मार्कशीट भी आपको यहीं मिलेगी, आपका सर्टिफिकेट भी आपको यहीं मिलेगा। आप डाउनलोड कर सकते हैं, मेरे पास तो बाद में पहुंचता है। ठीक है, तो ये ऐप है जिसके जरिए आप डाटा को ऑनलाइन स्टोर करके रख सकते हैं। फिर NDL ऐप, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन है। इसका उद्देश्य मेटा डेटा को कनेक्ट, तुलना करना और कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी फुल टेक्स्ट इंडेक्स उपलब्ध कराना है। जैसे लाइब्रेरी होती है ना, उसी प्रकार से यहाँ पे ऑनलाइन लाइब्रेरी होती है, जो कि आपकी किताबें यहाँ पे आपको अवेलेबल मिलेगी, जिसमें साहित्य है, रस, ठीक है, हास्य, ऐसी वो बड़ी बड़ी जो किताबें होती है ना, पब्लिक किताबें, वो यहाँ पे आपको अवेलेबल मिलेगी, वो आप पढ़ सकते हैं। कुछ अन्य लोकप्रिय ऐप है जिसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। एक ही बार क्वेश्चन आया था व्हाट्सएप का कि ऐसा आप फोटो दे दिया गया था, ये क्या है, ये एक मैसेंजर ऐप है व्हाट्सएप। फिर है आपका फाइल मैनेजर, ये भी एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो आपके वीडियो और ऑडियो को स्टोर करता है, या कंप्यूटर आपके मोबाइल में जो भी चीजें उसको स्टोर करने का काम करता है। एक डेस्कटॉप की तुलना में एक मोबाइल डिवाइस आमतौर पर विभिन्न प्रकार की फाइलों को प्रबंधित करने की आपकी क्षमता को सीमित करता है। मोबाइल उपकरणों पर आप फाइल को आसानी से डुप्लीकेट, स्थानांतरित नहीं कर सकते, और नहीं ऑपरेटिंग सिस्टम पर एक ही बार में आपके स्मार्टफोन की आंतरिक मेमोरी में संग्रहित सभी फाइलों को देखने का एक तरीका प्रदान करता है। कौन? फाइल मैनेजर, यानी कि आपके मोबाइल में क्या क्या डेटा है वो सारा फाइल मैनेजर में जाके देख सकते हैं आप, ऑडियो हो, वीडियो हो, फोटोज हो, सारा। चैप्टर कंप्लीटेड। इनमें से कौन सा मोबाइल OS नहीं है? लाइनेक्स, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है मोबाइल का। GPS का पूरा नाम ग्लोबल पोच। स्क्रीन पर लोग कौन कौन से होते हैं? सभी। नवीनतम एंड्रॉइड OS कौन सा है? 12। अभी तो 15+ आ गया, छोड़ा गया ना, 17 आ गया। हाँ, ये पुराना है। इनमें से कौन सा एक ओपन सोर्स सभी को निःशुल्क OS प्रदान करता है? एंड्रॉइड।
एंड्रॉइड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो भी कोई भी कंपनी खरीद के अपने मोबाइल में यूज कर सकती है। मतलब एंड्रॉइड फिफ्थ का क्या है? नो नो एट एंड्रॉइड एंड्रॉइड फिफ्थ का अरे फिफ्थ का ही तो बता रहा हूँ मैं, एंड्रॉइड वो तो सिक्स्थ का एंड्रॉइड। मेरे तो फिफ्थ नंबर पे एंड्रॉइड है, आपके सिक्स पे क्या? ओपन सोर्स यानी कि फ्री वाला जो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम वो कौन सा क्वेश्चन है? फ्री ओपन सोर्स यही तो है ऐसे का। अच्छा फिफ्थ मेरे नहीं, रुक जा। हॉटस्पॉट के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता पड़ती है? वाईफाई। वाईफाई का है, ठीक है। बाकी दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा है आपके, वो तू पढ़ा है ना? क्वेश्चन है दो दो, हाँ तो तू पढ़ के कर। which of the following are latest Android mobile OS? No wait. हाँ अब है क्वेश्चन चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 9 नहीं 10 10 चैप्टर हो जाने आप। EDPS क्या होते हैं? तू देख, तू पढ़ाई करिए ना, ठीक है। अध्याय 8 जो है आपका वर्ड का है, अध्याय 9 जो है वो आपका एक्सेल का है, अध्याय 10 जो है वो आपका पावर पॉइंट का। तीनों में मैंने कंपेयर लिखा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो फाइल होती है, सॉफ्टवेयर होता है, उसको क्या बोलते हैं? वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। वहीं पे एक्सेल में जो सॉफ्टवेयर होता है उसको क्या बोलते हैं? स्प्रेडशीट प्रोग्राम के कैलकुलेशन का काम उसमें किया जाता है। उसी प्रकार से पावर पॉइंट में क्या होता है? प्रेजेंटेशन प्रोग्राम। ये पावर पॉइंट है, वर्ड नहीं है। POWER ठीक है, प्रेजेंटेशन प्रोग्राम, जिसमें आप प्रेजेंटेशन बनाने का काम कर सकते हैं। वर्ड में जो फाइल होती है इसको डॉक्यूमेंट, उसके जो पेज होते हैं उसको डॉक्यूमेंट पेज कहा जाता है फाइल के। और एक्सेल में जो पेज होते हैं फाइल के उसको स्प्रेडशीट या वर्कशीट कहा जाता है। वहीं पे पावर पॉइंट में जो पेज होते हैं उनको स्लाइड कहा जाता है, उसका शॉर्टकट होता है Ctrl+M। अक्सर RST में पूछा जाता है कि पावर पॉइंट में जो पेज होता है या स्लाइड होती है उसको नया लेने का शॉर्टकट क्या होता है? Ctrl+M। इसमें नहीं होता, एंटर करके नया पेपर बनाना पड़ता है। इसमें भी आपको क्लिक करके लाना पड़ता है, या इसका शॉर्टकट क्या है? Shift F11 करके ला सकते हैं। फिर ये फाइल का टाइप क्या होता है वर्ड में? डॉक्स .docx, एक्सेल में doc XLX और पावर पॉइंट में PPTX। ये फाइल का टाइप है। और वही पे पेंटिंग का क्या होता है? .png। वर्ड में जो फाइल होती है उसको डॉक्यूमेंट फाइल कहा जाता है। एक्सेल में जो फाइल होती है उसको वर्कबुक कहा जाता है। इसमें जो फाइल होती है इसको प्रेजेंटेशन। ठीक है, जब भी नया आप खोलते हैं तो बुक नंबर 1 आता है, और इसमें नया बुक प्रेजेंटेशन 1, और इसमें क्या आता है? डॉक्यूमेंट नंबर, फाइल नहीं आता, सिर्फ डॉक्यूमेंट नंबर 1। ठीक है, जब भी नया खोलते हैं सेव कर लेते हैं पेज वहाँ वन पे। आता है फाइल का तो नाम प्रोफाइल 1 आता है, कहाँ पे पेज वन आता है? पेज वन। बाकी आप इसमें पढ़ लेंगे। इसमें पूरा वर्ड, पूरा एक्सेल और पूरा पावर पॉइंट आपके सिलेबस में नहीं है। 30% ही है प्रैक्टिकल का, लेकिन प्रैक्टिकल हमने पूरा करा है। आप सबने पूरा करा है ना वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट का? तो आपने पूरा करा, लेकिन इसमें एक बार आप सरसरी निकाल से इसमें देख लेना, ठीक है। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर बताऊंगा, है ना। पेज नंबर देखते देखते आओ, किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लेना, नहीं तो फिर मैं पूछ लूंगा ना। हाइपरलिंक का शॉर्टकट क्या होता है? हाइपरलिंक का हाँ, Ctrl+K। पेज नंबर 113 पे आ गया मैं। अब देखो, आपने वर्ड पढ़ा है ना, तो आपको सारा आंसर आना चाहिए, ठीक है। हिमांशु बता बेटी, निम्न में से किस की मदद से आप कर्सर के दाईं ओर के अक्षर को डिलीट कर सकते हैं? डिलीट बटन, दाई मतलब आगे की साइड से। पेज ओरिएंटेशन ऑप्शन किस टैब में पाया जाता है? किन लेआउट में? क्या काम आता है ये? पेपर को ओरिएंटेट करने के लिए पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। टाइम्स न्यू रोमन क्या है बबलू? फॉन्ट का नाम है। कैलिबरी क्या है? फॉन्ट का नाम है। दस्तावेज में यानी कि फाइल में कोई नया पैराग्राफ दर्ज करना हो तो किसका उपयोग किया जाता है? एंटर का। किस व्यू की मदद से आप टेक्स्ट या ग्राफिक्स का प्रिंट से पहले पूर्वावलोकन कर सकते हैं? प्रिंट प्रीव्यू कर सकते हैं किससे? प्रिंट लेआउट से। पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है? पेज के ओरिएंटेशन है, यानी कि पोर्ट्रेट यानी कि सीधा वाला पेपर, लैंडस्केप मतलब आधा वाला पेपर। इनमें से
क्या दस्तावेज कर आप डॉक्यूमेंट के मोड को पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में बदल सकते हैं? पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स का उपयोग करके। वर्ड 2019 में रिबन किस किस श्रृंखला से बनता है? विंडोज टेब, टैब्स टेब्स, कैसे? टेब्स होम वो आता है ना, होम इंसर्ट, ये टेब कहलाता है बेटा। दस्तावेज में हेडर फुटर डालने का मूल उद्देश्य क्या है? दस्तावेज की जो फाइल है, जो डॉक्यूमेंट है, उसकी दिखावट सुधारने के लिए कि अच्छा लगे। हेडर किधर से होता है, बॉटम पे या टॉप पे? हेडर हेडर टॉप पे, ऊपर की तरफ। फुटर इनमें से कौन सा फीचर सिलेक्टेड एरिया के फॉर्मेटिंग को हटाता है? क्लियर फॉर्मेटिंग। तो कुछ पूछना है आपको वर्ड में? एक्सेल देखते जाओ। एक्सेल में जो खड़ी लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं? कॉलम बोलते हैं। जो आडी लाइन होती है उसको रोज बोलते हैं। एक शीट के अंदर 10,48,576 रोज होती है, जबकि कॉलम कितने होते हैं? एक्स एफ डी तक, यानी 16,384। लेकिन आपको नंबर में नहीं पूछता है, आपको अल्फाबेट्स में पूछा जाता है। और जो सेल का जो रेफरेंस होता है, जिसको बोलते हैं सेल एड्रेस, सेल एड्रेस, सेल एड्रेस या सेल रेफरेंस, ठीक है। तो आज मैंने कहा 40 का एड्रेस क्या बनेगा? जो मैंने 40 लिखा 40, एड्रेस बनेगा ना B3, B3 ये एड्रेस। 15 का एड्रेस क्या बनेगा? जो 15 लिखा हुआ है C4, क्या बनेगा? C4। मैंने कहा 20 जो लिखा हुआ उसका एड्रेस क्या बनेगा? A2। ये एड्रेस कहलाता है, ये सेल का एड्रेस कहलाता है। ठीक है, कैलकुलेशन में ये काम में ले सकते हैं या फिर नंबर सीधा काम में ले सकते हैं। चलो तेरे को जाना तो दे, मैंने तो पढ़ा ही नहीं, तूने तो पढ़ लिया। तू होशियार है बेटा। पेज नंबर 133 पे जो आपके चार्ट के नाम है वो एक बार देख लेना, क्योंकि अक्सर RST में पूछा जाता है। 130 पे खत्म है। ठीक है, पेज नंबर 137 पे आ गया मैं तो। आप भी आ गए क्या? इसका मतलब होशियार हो। हाँ, एक्सेल वर्कबुक निम्न में से किसके संयोजन से बनती है? वर्कशीट और चार्ट। अगर लिखा हुआ है तो सिर्फ वर्कशीट होगी, और अगर कुछ डायग्राम वगैरह बना हुआ, चार्ट बना हुआ तो चार्ट भी होगा। इसलिए दोनों से मिलकर हमारी वर्कशीट बनती है। एक नाम का बॉक्स होता है फॉर्मूला बार के बाई ओर, फॉर्मूला बार के यहाँ पे कोने में होता है, जिसमें लिखा जाता है सेल का एड्रेस। वर्कशीट के एक स्थान से फॉर्मेटिंग को कॉपी करके दूसरी जगह फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए आप किसका उपयोग करेंगे? स्टैंडर्ड टूल बार पर उपस्थित फॉर्मेट पेंटर बटन का। फॉर्मेट पेंटर बटन की पहचान क्या होती है? ऐसा ब्रश बना होता, ब्रश, ऐसा ब्रश बना होता है ना, जो एक जगह फॉर्मेटिंग को उठाकर दूसरी जगह पेस्ट करने का काम करता है। एक वर्कशीट में रो और कॉलम टाइल्स को होल्ड करने हेतु, ताकि जब आप वर्कशीट को स्क्रॉल किया जाए तो स्क्रॉलिंग ना हो, तो निम्न में से किसका उपयोग करेंगे? फ्रीज पेन। जब भी आप स्क्रॉलिंग करेंगे तो ऊपर वाली जो रो फिक्स कर ली तो वो हिलेगी नहीं होगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 में चयनित सेल से एक चार्ट बनाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट का बटन कौन सा दबाया जाएगा? F11 दबा के देखना, एक बार याद रह जाएगा। एक्सेल 2003 का एक्सटेंशन एक्सेल 2007 और 19 का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? C, XLS, XLS, X और XLS, यानी कि 7 और 9 का तो एक जैसा है, 3 का चेंज हो गया, यानी कि X नहीं आया। पेस्ट स्पेशल कमांड आपको कॉपी और पेस्ट करने की सुविधा प्रदान करता है, एक्चुअल फॉर्मूले के बजाय फॉर्मूला के वैल्यूज द्वारा। यानी कि जब भी आप डेटा कॉपी करके ले जाते हैं, जैसे इसका यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है, इसके डेटा को कॉपी करके ले जाते हैं तो फॉर्मूला कॉपी होता है या कि डेटा कॉपी नहीं होता है। सी, जब आप फॉर्मूला कॉपी करते हैं, ये तो कर लिया ना मैंने। जब आप फॉर्मूला कॉपी करते हैं तो क्या होता है? एक्सेल न्यूली कॉपीड फॉर्मूला में सेल रेफरेंस संपादित होता है, सेल का एड्रेस कॉपी होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 का उपयोग कर कौन से चार्ट के प्रकार बनाए जाते हैं? अब इसमें देखिएगा, पहले वाला भी आंसर है, दूसरे वाला भी है, तीसरे वाला भी और चौथे वाला भी। लेकिन पहले वाले में उसने क्या करा? सिर्फ केवल लगा दिया। केवल का मतलब इसके आगे का जो चार्ट है वो नहीं आता इसकी कैटेगरी में, वो भी आता है, इसलिए गलत हो गया। दूसरे में केवल ग्राफ लिख लिया, इसलिए गलत हो गया, केवल लगा दिया। इसके अलावा भी होते हैं। सी में क्या करा? केवल लगाया नहीं है, इसके अलावा बहुत सारे प्रकार के चार्ट होते हैं। हमने 133 पेज नंबर पे देख के आ रहे हैं। तो सी इज आंसर। एक सूत्र बनाने के लिए आप किसका उपयोग करते हैं?
हाँ, जैसे इसका भी उपयोग कर सकते हैं। मैंने कहा 20 और 40 को जोड़ के बताओ, तो आप डायरेक्ट 20 प्लस 40 लिख दिया। या फिर आप एड्रेस भी लिख सकते हैं कि A2 प्लस इसका B3, दोनों ही सही है। ठीक है, तो वैल्यू भी लिखी जा सकती है और फॉर्मूला भी लिखा जाए, शेयर का एड्रेस भी लिखा जाए। 9 चैप्टर पढ़ लिया आप लोगों ने, 10वां चैप्टर भी पढ़ो आप। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, पावर पॉइंट में कुछ पूछना तो पूछो। ये है हमारा चैप्टर नंबर 10। पावर पॉइंट में कौन सी फाइल बनती है? प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन मतलब ऑडियो और वीडियो ऐड कर सकते हैं। पेज नंबर 165। एक पावर पॉइंट शो में निम्न में से कौन सा फाइल फॉर्मेट ऐड किया जा सकता है? सभी। जेपीजी भी होता है, जिप भी होता है, वेव भी होता है। कोई सी प्रकार की फोटो आप पावर पॉइंट में यूज कर सकते हैं। सारा पढ़ा तो है आप लोगों ने। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बहुत से उपयोगी है सभी के लिए। टीचर के भी काम आता है, स्टूडेंट के लिए भी काम आता है, बिजनेसमैन के लिए भी काम आता है। एक स्लाइड शो में स्लाइड चेंज होने पर डिस्प्ले किए गए स्लाइड इफेक्ट क्या कहलाता है? स्लाइड ट्रांजिशन। एक प्रेजेंटेशन के स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए किसका उपयोग करेंगे? F5 का। हाँ, स्लाइड शो मेन्यू से व्यू टैब ऑप्शन का भी उपयोग कर सकते हैं। हाँ, दोनों ही करेक्ट है। मोशन पाथ क्या है? एक स्लाइड पर आइटम को मूव करने की एक विधि है, यानी कि कहां से कहां तक चीज चलेगी। एक नई प्रेजेंटेशन किसके द्वारा बनाई जा सकती है? उपरोक्त सभी। ब्लैंक से यानी कि खाली से, पहले से बनी हुई की कोई प्रेजेंटेशन तो उसका उपयोग करके, डिजाइन टेम्पलेट यानी कि पहले से डिजाइन जो पेपर है उसका उपयोग करके, सभी से। प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइड का एक जैसा प्रदर्शन चाहने के लिए आप किस इनमें से क्या उपयोग करेंगे? प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट यानी कि पहले से बने हुए टेम्पलेट डिजाइन पेपर जो है उसका उपयोग करेंगे, तभी तो एक जैसा दिखाई देगा। एक नई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए इनमें से क्या नहीं किया जा सकता है? फाइल को ओपन पर क्लिक नहीं किया जाता है। नया बनाने के लिए ओपन पे क्लिक करोगे तो पहले से बना हुआ फाइल खुल जाएगा, नया कैसे बनेगा? तो न्यू पे जाना पड़ेगा। किस टैब से आप पिक्चर, टेक्स्ट बॉक्स, चार्ट इत्यादि इंसर्ट कर सकते हैं? इंसर्ट से। पावर पॉइंट में पहले से इंसर्ट इमेज को एडिट करने पर क्या घटित होता है? स्रोत फाइल जो पहले से इंसर्ट की हुई वो चेंज नहीं होती है। चैप्टर कंप्लीट। क्योंकि आपने ये पढ़ा है पूरा प्रैक्टिकल में, चैप्टर नंबर 8 पढ़ा है, चैप्टर नंबर 9 पढ़ा है, चैप्टर नंबर 10 पढ़ा है। जो सिलेबस में दे रखा है उससे ज्यादा आपने प्रैक्टिकल करा है। बाकी ऊपर ऊपर का मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, फिर भी आप पढ़ना चाहो तो प्रैक्टिकल कर लेना, जो आपको यह लर्न हो जाएगा। ठीक है, आज की क्लास को यहीं अंजाम देंगे। चारों चैप्टर का